और मार्केट को फंडामेंटल नज़रिए से कैसे एनालाइज करना चाहिए और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाइपर सरिता के CIO और फाउंडर अभय अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अभय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने HDFC लिमिटेड को बहुत लंबे समय तक एनालाइज किया है और आज मिल रही है एक जो लग रही है लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटी। 5-6% दोनों स्टॉक्स गिरे हुए हैं क्योंकि बाजार की उम्मीद से कम FI बाइंग होगी। आपके हिसाब से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो इसकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए या इससे अच्छे नाम उपलब्ध है बाजार में, इसलिए छोड़ दें इस अपॉर्चुनिटी को? गुड मॉर्निंग अजय, थैंक यू शो में इनवाइट करने के लिए। और अजय, पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि जिस भी स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे या मैं कहूंगा तो वो हो सकता है कि हमारे पोर्टफोलियो या कवरेज में हो, पर वो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं है और इन्वेस्टर्स अपना खुद रिसर्च कर रहे हैं। तो अजय, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑलरेडी इस बात पे डिस्कशन भी हो रहा था सुबह हमारे यहाँ भी कि देखिए, ये जो एक प्राइस करेक्शन है HDFC ट्विंस में, ये एक टेक्निकल रीजंस की वजह से है। MSCI इंडेक्स में या FTSE इंडेक्स में उनका कितना वेटेज होगा, वो एक टेक्निकल रीजन है, वो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो जो HDFC बैंक का प्री मर्जर पोस्ट मर्जर ग्रोथ है वो तो रहेगा। अब हुआ ये है क्योंकि इस टेक्निकल रीजन की वजह से वैल्यूएशन कम हो गया है और जो फेवरेबली देखते हैं HDFC बैंक स्टॉक्स को, और इतना बड़ा वेटेज है इंडेक्स में क्योंकि काफी FPIs बड़े इन्वेस्टर्स वो चाहते हैं रखना HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में। स्टॉक सस्ता नहीं है, कभी भी सस्ता नहीं था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न देता रहता है ऑन अ स्टडी बेसिस क्योंकि कोर ऑपरेटिंग अर्निंग्स उसको सपोर्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो HDFC बैंक में अंडर एलोकेटेड थे या ऐड करना चाहते थे, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक टेक्निकल रीजन की वजह से स्टॉक प्राइस में करेक्शन है, तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाना चाहिए। पर एट द सेम टाइम, जैसे आपने दूसरी बात कही कि क्या लार्ज कैप्स की जगह मैं कहूंगा कि मिड कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अगर आप ऑलरेडी एलोकेटेड हैं तो इस करेक्शन को इग्नोर करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना रिसर्च और स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, वो है टू व्हीलर स्पेस में। टू व्हीलर्स सबसे आखिरी में चलना शुरू हैं। सबसे पहले आपका मारुति 6.5 वाला ऑलमोस्ट 9,000 पहुँच गया। उसके बाद बजाज भी चलने लगा। टाटा मोटर्स चल के EV की वजह से थमा था, वापस चलने लगा। टू व्हीलर्स चल ही नहीं रहे थे, उसमें से TVS मोटर्स ने मार्जिन एक्सपेंशन के साथ चलना शुरू किया तो आज 1,200 रुपये खड़ा है, अच्छे रिजल्ट्स। बजाज चली चुका है और अब हीरो भी चलना शुरू कर दिया है रिजल्ट के साथ। कुछ कमेंट्री है नए लॉन्चेस की। आप तीनों में से ये जो अपने 3 व्हीलर पैक हैं, बाकी में तो हो गया काम, इन 3 व्हीलर पैक में कहाँ पे ये जो 3 2 व्हीलर वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं? जी देखिए, इसमें ये जो 3 नाम आपने लिए, इसमें 2 ऐसे हैं जो वैल्यू स्टॉक्स में कहूंगा उन्हें कि अच्छी मार्केट में प्रेजेंस है, ब्रांड अच्छा तगड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कैश फ्लोज, शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस सब ठीक है वहां पे। और एक स्टॉक ऐसा है TVS जो हायर प्राइस्ड है, मल्टीपल उसका हाई है, पर उसका रीजन ये है कि वो एक इनोवेटर है, सबसे आगे रहा है ग्रोथ में, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में, डिसरप्टिव कह सकता हूं ऑलमोस्ट, नॉट ओनली इन IC इंजन्स पर ऑल्सो EV में जो उन्होंने अपना स्थान बना लिया है ऑलरेडी, ओकिनावा और ओला जैसी कंपनीज के साथ compete करके, वो उसका उनको प्रीमियम मिल रहा है। सो इन आपके सवाल को मैं 2 पार्ट में बांटना चाहूंगा अजय। पहला है कि जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि टू व्हीलर में हम देखें थोड़ा वैल्यू बाइंग करें, जो कंपनीज ग्रो करेंगी, तो उसमें बजाज और हीरो फिट होते हैं। पर अगर किसी का नजरिया यह है कि नहीं, हम हाई ग्रोथ को बैक करेंगे चाहे वैल्यूएशन मल्टीपल ज्यादा हो, तो उनके लिए TVS एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा पर्सनली ये व्यू है कि जो जिस तरह से इंडिया में EV की रेवोल्यूशन है, हम देख रहे हैं डिस्पाइट चेंजिंग रेगुलेटरी लैंडस्केप, फेम सब्सिडी, नॉन फेम सब्सिडी, बहुत कंफ्यूजन है फ्रैंकली इस टाइम पे। बैटरीज जो है पूरी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, इंडिया में नहीं हम बना पा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर्स वारंटी भी पूरा ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। डिस्पाइट दैट EV की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि इन तीनों में से जो EV का पोर्टफोलियो सबसे अच्छा बनाएगा, लॉन्ग टर्म विनर वही रहेगा।
तो इस कैविएट के साथ मैं कहूंगा कि पूरा पैक देखना चाहिए, पर आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप वैल्यू बायर हैं कि ग्रोथ बायर हैं। ठीक है। मॉर्निंग बे, आप भी इनफैक्ट जब आपसे कुछ पॉइंट्स ले भी रहे थे तो आपने कहा था कि एफपीआईज और एफआईज लगातार वापस आए हैं, हम देख भी रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सा डेटा हम लेकर आते हैं, जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, कौन सी मेजर ऑफ द कंपनीज रिजल्ट के बाद डाउनग्रेड हुई हैं और कई सारी कंपनीज जिनमें अपग्रेड्स आए हैं। उसमें कई सारे आप स्टॉक्स देखेंगे अपग्रेड्स जो पोस्ट द नंबर्स आए हैं, और वो एफआई फैंसी काउंटर्स भी हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर हो, कोटक महिंद्रा बैंक काउंटर्स हो। सो ये फिर से एक को स्ट्रीम वापस लौटती हुई दिख रही है इन स्टॉक्स में। और आप फॉर दैट मैटर अभी जो अजय टू व्हीलर्स पे भी बात करते हैं तो बजाज ऑटो पे भी अच्छे खासे अपग्रेड्स आए हैं। ये जो लगातार एफआईज का अब वापस आने का सिलसिला लग रहा है, क्या ये लग रहा है कि सस्टेन होगा और फिर से एक स्ट्रीम उन काउंटर्स में वापस देखने को मिल सकती है जो एफआई फैंसी रहे हैं हमेशा? जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। ये हमारी 2-3 हफ्ते पहले जब मैं आपके शो पे आया था तब भी हमारी बात हुई थी, और तब मैंने कहा था कि एक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा गिर गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और रिटेल इन्वेस्टर्स का, दोनों का। और उसकी वजह से मुझे लग रहा था उस समय भी करीब महीने भर पहले कि एक बॉटम मार्केट का बन गया है, क्योंकि इस तरह से वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हैं तो वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल हो जाते हैं। और पर उसके बाद हमने देखा कि वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एफपीआई फ्लोज आ रहे हैं, और अब हम मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी देख रहे हैं वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू, मतलब मैं कई स्टॉक्स में देख रहा हूँ कि वॉल्यूम डेली वॉल्यूम 10x हो गया है, 10 गुना हो गया है जो पहले महीने भर के पहले होता था। तो इसकी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि एक तो टेक्निकल रीजंस की वजह से कि अंडर ओन्ड मार्केट था, लो पार्टिसिपेशन मार्केट था, उसकी वजह से फंड्स वापस आ रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा प्रियंका, रिजल्ट्स इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जितना एनालिस्ट को उम्मीद थी, काफी कंपनी में कहूँ ज्यादातर कंपनीज ने इस क्वार्टर में आके एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर गुड्स में, और जो नाम आपने लिए आईटी थोड़ा एक वीक रहा है, पर उसका स्ट्रक्चरल इशू है। आई थिंक इट इज गोइंग थ्रू अ डाउन साइकिल, इंडस्ट्री डाउन साइकिल, पर वो रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई टाइमिंग की बात है। तो इस माहौल में जब एक लो पार्टिसिपेशन था पहले से और दूसरा अर्निंग्स बेटर देन एक्सपेक्टेड है, तो बिल्कुल ये लाजमी है कि इन्वेस्टर्स जो कैश लेके बैठे थे वो वापस आएंगे मार्केट में। और मुझे लगता है ये ट्रेंड अब रिवर्स नहीं होगा और ये स्टेडीली चलेगा। एफपीआई फ्लोज हम देखेंगे 3-4 महीने के लिए पॉजिटिव लेवल पे। फ्लोज तो हम देखेंगे, लेकिन अभय, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज की। एक तरह से फेड ने तो सिग्नल कर दिया है फॉर पोटेंशियल एंड टू दी हाइक्स, और साथ ही अगर आरबीआई की तरफ से भी देखें तो स्टांस है एक तरह से फियर ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक जो वो रिसीड होता हुआ दिख रहा है। इसका असर किस तरह से पड़ता हुआ दिखेगा बॉन्ड यील्ड के सिनेरियो को देखते हुए? क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो आगे इंप्रूव होती हुई नजर आएगी? जी, मानसी गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि एक कंजम्पशन साइड पे हम देखें, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में, तो ऑलरेडी ऑटो कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज वार्न कर रहे थे पिछले एक क्वार्टर से कि अब ईएमआईज जो हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल पे आ गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, और उस तरह का एक डर था लोगों के दिमाग में कि अगर ये ईएमआईज बढ़ती रही तो ना सिर्फ एक डिमांड में स्लो डाउन आएगा, ना एक बाइंग में, पर ऑल्सो डिफॉल्ट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई लोग जो ईएमआई नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे कि हम नहीं पे कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा डर था पिछले 1-1.5 महीने तक, मैं कहूंगा। पर उसके बाद से जिस तरह से ट्रैजेक्टरी बदली है इन्फ्लेशन की और आरबीआई की और फेडरल रिजर्व बैंक की, तो उससे अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो उनकी एम्बिशन थी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की, अब वो खत्म हो गई है। क्योंकि फेड ने भी देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उसकी वजह से बैंक फेलियर्स होने लगे, और कोई फेड ये नहीं चाहेगा कि वो कोलैटरल डैमेज इतना ज्यादा हो जाए कि आपके बैंकिंग सिस्टम पे प्रेशर आ जाए इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। और मैं आरबीआई को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आरबीआई सारे सेंट्रल बैंक से इस मामले में अहेड ऑफ द कर्व रहा है, और उसने कंट्रोल किया है, ग्रोथ पे फोकस रखा है वाइल फाइटिंग इन्फ्लेशन। तो अब जिस तरह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गिरी है 7.6% से 7% के ऑलमोस्ट नीचे आ गई है, एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है मानसी। मुझे लगता है कि ये कस्टमर्स को भी कॉन्फिडेंस देगा कि वापस आए, ईएमआईज कम होंगी जब
बैंक्स ट्रांसमिट करेंगे इस रेट फॉल को, और आरबीआई को भी एक मौका मिलेगा कि शायद वो एक रेट रिडक्शन भी कर दें और उसको ट्रांसमिट भी करें ग्रोथ पे फोकस करने के लिए। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इंटरेस्ट रेट की साइड पे। अभय, जाने से पहले ये बता के जाएं, आजकल आप कौन से स्टॉक्स पर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बता दें लास्ट एडिशन क्या किया था पोर्टफोलियो का? जी अजय, फोकस देख रहे हैं इस समय तो बार बार जा रहा है स्मॉल एंड मिड कैप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे, बिकॉज अगर आप डेटा देखें जो भी रिजल्ट्स अभी तक आए हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफी प्रेशर लिया है कोविड के टाइम से, कोविड के पहले डिमोनेटाइजेशन का, फिर कोविड का, फिर जीएसटी का, फिर इंटरेस्ट रेट हाइक का, और उसके बाद भी इन्होंने अपना मार्जिन सस्टेन किया है और अब रिकवरी मोड पे है। तो विद फुल डिस्क्लेमर अजय, हमारा जो लास्ट एडिशन था करीब 2 महीने पहले, और अब हमारी सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है स्पंदना स्फूर्ति, जो कि एक काफी बड़े साइज की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, नए सीईओ हैं उनके, और इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड केदारा। तो उसके नंबर्स हमने देखा रिमार्केबली इम्प्रूव हुए हैं। और फिर हम छोटे बैंक्स में भी देख रहे हैं अजय, जैसे सीएसबी बैंक है, इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ लार्ज बैंक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे बैंक्स, छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, नीश फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, और उनका वैल्यूएशन भी एक्सपैंड होगा और उनका अर्निंग्स भी ग्रो होगी। तो शानदार। कल एक्चुअली हमें आपको कल आना चाहिए था शो पे, क्योंकि कल 10:10 पे यस्टरडे मतलब 10:10 तक शलभ भी बैठे हुए थे हमारे शो पे। सॉलिड नंबर्स और अच्छी कमेंट्री देखे गए, लेकिन यहाँ ईटेन ऑफ स्वदेश पे हम पहले ही अहेड ऑफ द कर्व, तो वो 4-5 क्वार्टर से आ रहे हैं हमारे क्रेडिट पॉलिसी पे रेगुलर गेस्ट होते हैं। अब जो है अर्निंग्स से भी आने लगे, क्योंकि बाजार सुनना चाहता है उनकी अच्छी अर्निंग्स के बाद। तो स्पंदना स्फूर्ति इनका लास्ट एडिशन है, और माइक्रो फाइनेंस इन जनरल, फ्यूजन हो गया, ये हो गया, कुछ और नाम भी है, इस पे आप रेडार पे रखिए। ये मानना है अभय अग्रवाल का। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ये देखिए हाई पे बैठा हुआ है स्पंदना, लेकिन